हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पावर सिस्टम का चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था पावर जनरेशन के पावर प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो हमने कौन कौन से प्लांट पढ़े थे वो उनको एक बार देखते हैं। फर्स्ट में जो हम फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन की, एक बार सिलेबस को देखा था पावर सिस्टम के सिलेबस कौन कौन सा है और कितना पैटेज पर है। ठीक है, सेकंड में हमने पढ़ा था थर्मल, फर्स्ट में पढ़ा थर्मल पावर प्लांट को, सेकंड में पढ़ा था हमने हाइड्रो पावर प्लांट, थर्ड में पढ़ा था हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड फोर्थ में पढ़ा था हमने डीजल एंड गैस पावर प्लांट। एंड जो कंपैरिजन है पूरे प्लांट्स है उनकी कंपैरिजन को देखा था और उसके बाद उनके क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, ये हमारे प्लांट चैप्टर नंबर की 1 की थ्योरी है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर हमारा 2 है, उसका नाम है इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन विथ वेरिएबल लोड। वेरिएबल लोड के साथ में हम पावर को इकोनॉमिकली कैसे जनरेट कर सकते हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इसके हम देख इसके अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर नंबर को स्टार्ट करते हैं कि लोड कर्व। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि लोड कर्व क्या होता है। कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ लोड ऑन पावर स्टेशन पे। अब जैसे कि हमारा कोई पावर स्टेशन है तो पावर स्टेशन पे जैसे कि 24 आवर अगर हमारा पावर स्टेशन चल रहा है तो ये थोड़ी कि कांस्टेंट लोड ही कनेक्ट रहेगा। जैसे हमारा घर है, ठीक है, तो घर में हम मॉर्निंग में अलग लोड्स को कनेक्ट जो मतलब यूज करते हैं, चलाते हैं, दोपहर में अलग चलाते हैं, इवनिंग में अलग चलाते हैं, मतलब हमेशा अलग अलग लोड रहता है। ठीक है, और हमेशा लोड की जो फिक्स वैल्यू नहीं होती कि हमेशा अपन 10 वोल्ट्स को ऑन ही करके ही मेगावाट अगर इनको ऑन करके ही रखेंगे, नहीं, लोड वेरिएशन होता रहता है लोड का अकॉर्डिंग टू द टाइम के। ठीक है, तो लोड कर्व क्या है, द कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ लोड, लोड का वेरिएशन ऑन पावर स्टेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में पावर का वेरिएशन होता है लोड का, उसको क्या बोलते हैं, लोड कर्व। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं हम कि लोड ड्यूरेशन कर्व। अब लोड ड्यूरेशन कर्व और लोड कर्व में क्या डिफरेंस होता है कि लोड कर्व तो होता है हमारे पास लोड को टाइम के रेस्पेक्ट में बताना। जैसे कि हमने एक स्टेशन को ऑन किया एंड मॉर्निंग के टाइम पे हमने कितनी रिक्वायरमेंट थी, 10 मेगावाट की, तो आपने लिख लिया 10 मेगावाट। ठीक है, फिर हमारे पास ये चला हमारे पास 12 बजे तक। ठीक है, 12 बजे के बाद हमारे पास होगी रिक्वायर मतलब कितनी रिक्वायरमेंट हो गई फिर से हमारे पास 5 मेगावाट की, तो हमने 5 मेगावाट 12 से शाम को 4 बजे तक चला, 5 बजे तक चला हमारे पास 5 मेगावाट। ठीक है, 5 PM तक। ठीक है, 5 PM के बाद 8 PM तक चला हमारे पास 10 की जगह 15 मेगावाट की रिक्वायरमेंट होगी, इवनिंग में ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो 15 मेगावाट मतलब यहाँ पे ये चल गया। तो ये ग्राफ ऐसे दिख रहा है ना कि मॉर्निंग में 10 मेगावाट, देन ये दोपहर की ड्यूरेशन में 5 मेगावाट, देन 5 to 8 PM में चला है हमारा पास लोड कितना, 15 मेगावाट। ठीक है, ये शो कर रहा है, ये तो कर रहा है लोड कर्व को, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में। और लोड ड्यूरेशन कर्व होता है कि जो हमारा लोड कर्व होता है ना उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। जैसे कि अब यहाँ पे इसी वाले एग्जाम्पल को अपन देखते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हाईएस्ट वैल्यू को फर्स्ट स्टार्ट में लिखो, कितने हावर, मतलब इसमें सिर्फ हावर को काउंट करते हैं ना कि टाइमिंग को देखते हैं, सिर्फ हावर कितना है कि 5 to 8। ठीक है, 5 to 8 कितने हावर, 3 आवर। तो ठीक है, 3 आवर हमारे पास कितना था, 15, तो पहले अपने 15 का बनाएंगे कितने, 3 घंटे के लिए, 3 आवर के लिए। उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे हम देखते हैं कि जीरो जीरो से 12 घंटे कितना चला, 10 घंटे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अपन पास कितने चला, 3 घंटे हो गया, फिर 12 घंटे अपन लिखेंगे क्या बोलते हैं, 10 मेगावाट। ठीक है, 10 मेगावाट दिए हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ से चल के 12 से 5 5 घंटे हमारे पास क्या चल रहा है, 5 मेगावाट। उसके बाद 5 आवर 5 मेगावाट। ऐसे हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे लोड कर्व को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना लोड ड्यूरेशन कर्व को शो करता है। ठीक है, देखते हैं when the लोड एलिमेंट ऑफ लोड कर्व का आर अरेंज इन, लोड कर्व का जो है ना क्या बोलते हैं एलिमेंट का जो लोड है वेरिएशन है उसको लोड कर्व आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग मैग्नीट्यूड। हमारे लोड कर्व को हम किस में अरेंज करेंगे, उसको डिसेंडिंग मैग्नीट्यूड में। द कर्व दस ऑप्टेन, जो कर्व बनता है इससे उसको बोलते हैं लोड ड्यूरेशन कर्व। जो इसको इस डिसेंडिंग ऑर्डर में मैग्नीट्यूड को बनाते हैं लोड कर्व के को, तो उस वाले जो कर्व बनता है ना उसको बोलते हैं लोड ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, अब तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया लोड कर्व में और लोड ड्यूरेशन कर्व में। लोड कर्व तो डायरेक्ट हमारा लोड वेरिएशन होता है टाइम के रेस्पेक्ट, उसको शो करता है, और लोड ड्यूरेशन बताता है कि कितनी क्वांटिटी में और कितने, मतलब उसको डिसेंडिंग हो, जो लोड कर्व होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग उसको बना कर्व को दोबारा बनाना, रीड्रॉ करना, उसको बोलते हैं लोड ड्यूरेशन कर्व। ओके, अब इसमें क्या क्या चीज़ देखते हैं हम कि लोड में इंपॉर्टेंस ऑफ द लोड कर्व की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि हमारे पास एक लोड बना, जैसे ये वाले लोड की यहाँ 10 मेगावाट था, फिर यहाँ 5 हो गया, फिर यहाँ से 15 हो गया। ठीक है, तो एरिया अंडर द डेली लोड कर्व, जो लोड कर्व है ना उसका एरिया गिवन द नंबर ऑफ द यूनिट जनरेट इन द डे। तो एरिया बताता है ना ये वाला कि ये पूरा एरिया है, तो ये एरिया क्या बताता है, हमारे पूरे एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये बताता है कि कितनी यूनिट हमारी जनरेट हुई है पूरे दिन में, ये बताता है हमारे पास एरिया। ठीक है, डेली लोड का। ठीक है, सेकंड है हमारे पास
यूनिट जनरेट इन अ डे, यूनिट जनरेट हो रही है एक दिन में, वो क्या शो करती है, एरिया अंडर द डेली लोड कर्व। डेली लोड कर्व में जो एरिया बन रहा है ना, वो हमारा क्या शो करता है, यूनिट जनरेट इन अ डे। वो बताता है कि कितनी यूनिट हमारे एक दिन में जनरेट हुई है, जो उसको बताता है हमारे पास एरिया अंडर द डेली लोड कर्व का। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारे पास एरिया अंडर द डेली लोड कर्व। जैसे ये हमारे पास डेली लोड कर्व था, जैसे ये वाला, ठीक है ये। तो एरिया अंडर द डेली लोड कर्व डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द हावर्स में, कितने हावर्स थे टोटल, उनमें डिवाइड कर देंगे इसको। तो और तो जो टोटल नंबर आवर्स में डिवाइड करेंगे तो गिवन द एवरेज लोड, तो ये हमारा क्या शो करेगा, एवरेज लोड। ठीक है, एवरेज लोड क्या होता है हमारे पास, एरिया अंडर द डेली लोड कर्व, डेली लोड कर्व अपॉन टोटल आवर। ठीक है, टोटल आवर जिसमें डिवाइड किया, ठीक है, इसके रेशियो क्या बोलते हैं, एवरेज लोड को, इसको क्या बोलेंगे, एवरेज लोड। ओके, थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो लोड कर्व है ना, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इस इकोनॉमिक पावर जनरेशन में पढ़ने के लिए। जो लोड कर्व है ना, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो लोड कर्व हमें क्या हेल्प करता है कि लोड कर्व हेल्प इन प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए ऑपरेशन स्केड्यूल ऑफ स्टेशन, स्टेशन को ऑपरेट मतलब चलाना, किस टाइम पे हमें कितनी रिक्वायरमेंट हो रही है लोड की। तो ये लोड कर्व से हम आइडिया लगा सकते हैं या टाइमिंग पता लगती है हमें कि इस ड्यूरेशन पे हमारे पास लोड पीक डिमांड होती है, इस टाइम पे लो लोड की डिमांड होती है, वो हमें किसके थ्रू पता लगता है, लोड कर्व के थ्रू। ठीक है, अब लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ द एवरेज लोड। और एवरेज लोड कहाँ क्या होता है, एवरेज लोड होता है कि एरिया अंडर द डेली लोड कर्व, डेली लोड कर्व अपॉन टोटल हावर, जो टोटल यूजफुल हावर है ना, वो हावर। ठीक है, ये होता है हमारे पास एवरेज लोड। तो एवरेज लोड अपन मैक्सिमम डिमांड, जो भी हमारे पास क्या बोलते हैं, जैसे कि हमारा जो डेली लोड कर्व बना ना, उसमें मैक्सिमम कितना हमारे पास लोड रहा है, जैसे कि यहाँ पे 10, 5 और 15 था, तो मैक्सिमम डिमांड कितनी तक गई थी, 15 मेगावाट तक। तो वो मैक्सिमम डिमांड लिख देंगे, और जो इससे डेली का पूरा टोटल करके जितना भी लोड बना, उसको टोटल लोड को यहाँ लिख देंगे। इसके रेशियो से क्या पता लग जाएगा हमारे पास, लोड फैक्टर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये लोड फैक्टर का फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछेंगे कि लोड फैक्टर निकालो, वहाँ पे एवरेज लोड मैक्सिमम डिमांड है ना, वो गिवन होगी, और हमें आपको पूछेंगे कि लोड फैक्टर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड क्या होता है कि हमारा जब हम कोई सिस्टम को चला रहे, जैसे कि स्टेशन को चला रहे, तो उससे कितने लोड है ना वो कनेक्टेड है, तो सबकी अलग अलग रेटिंग होगी। ठीक है, तो सबकी रेटिंग्स कंटिन्यू चल रहे हैं ना, उनकी रेटिंग को जोड़ देना। इट इज़ द सम ऑफ कंटिन्यूस रेटिंग, जो भी कंटिन्यूस जो भी रेटिंग्स है ना इनकी, कि ये इतने वॉट का है, ये इतने वॉट का है, उनको उनका सम करना। इट इज़ द सम ऑफ कंटिन्यूस रेटिंग ऑफ ऑल इक्विपमेंट कनेक्ट टू सप्लाई सिस्टम। सप्लाई सिस्टम से जितने लोड कनेक्टेड है उनको क्या करना, उनको ऐड करना, क्या है हमारे पास, कनेक्टेड लोड है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कहीं कनेक्टेड लोड की बात करेंगे, तो हमारे पास सप्लाई सिस्टम से कितने लोड कनेक्टेड है, उन सारे लोडों को क्या करेंगे, सम करके हम क्या लगा देंगे, उससे वैल्यू निकाल देंगे इसकी कनेक्टेड लोड की। ओके, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम डिमांड फैक्टर। अभी वैल्यूज है छोटी छोटी सी, मैक्सिमम डिमांड क्या होती है, लोड फैक्टर क्या होता है, कनेक्टेड लोड क्या होते हैं, इनको साथ साथ में लिखते चलना है, क्योंकि जब हम एमसीक्यू करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे माइंड में होना चाहिए। ओके, अब हम बात करें डिमांड फैक्टर की, कि डिमांड फैक्टर डीएफ क्या होता है। डीएफ होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। ठीक है, कनेक्टेड लोड तो लोड होता है कि हमारे सप्लाई सिस्टम से कितने लोड कनेक्टेड है। अब एक लोड है 5 किलोवाट का, एक है 10 किलोवाट का, एक 15 किलोवाट का, एक है 20 किलोवाट का। ठीक है, ये सारे लोड को एक साथ में जोड़ देंगे, ये तो हो जाएगा हमारे पास कनेक्टेड लोड की वैल्यू। ठीक है, और मैक्सिमम डिमांड क्या है कि इन पूरे लोडों में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन सा वैल्यू रही है, 20 मेगावाट, तो 20 किलोवाट। ठीक है, तो ऊपर लिख देंगे 20 किलोवाट, और नीचे लिखेंगे जितने भी लोड है उसको जोड़ के एक साथ में लिख देंगे वो वैल्यू। तो उससे के रेशियो से क्या पता लग जाएगा हमारे पास, डिमांड फैक्टर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, टर्म्स को पता होना चाहिए कि मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जितने भी हमने सब कुछ जितने जोड़ा, क्या वो हमारे मैक्सिमम डिमांड से ज़्यादा है क्या, नहीं, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड भी तो ऐड हो रही है ना हमारे कनेक्टेड लोड में। यस, तो इसलिए ये हमेशा ना मैक्सिमम डिमांड लेस देन होता है किसी कनेक्टेड लोड से, इसलिए डिमांड फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ ऑलवेज लेस देन द यूनिटी, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन यूनिटी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि डिमांड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिमांड फैक्टर। ठीक है, तो हमारा एमसीक्यू बनेगा, तो ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, तो क्या है, तो इसमें हमेशा होगा ऑलवेज लेस देन द यूनिटी, तो ये होगा लेस देन 1। ओके, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं कि डेली एवरेज लोड क्या होगा। कि डेली एवरेज लोड ये होता है कि जैसे कि हमारे पास वो कर्व बना था, ठीक है, तो कर्व में यहाँ पे ये 10 था, फिर यहाँ पे 5 था, फिर यहाँ पे 15 था, तो सबको ऐड करके हमने क्या लगा दिया,
सबको ऐड करा तो इसका ये जितना ऐड करके पूरी जितना लोड था ना उसको सबको 10 था, 5 था और ये 15 था, तीनों को ऐड कर लिया और कितने टाइमिंग चला उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10, 5 और 15, ठीक है, तो 30। ये अगर मेगा में है तो मेगावाट। और कितने हावर्स चले, जैसे कि अगर ये 10 आवर चला तो 10 आवर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन किससे डिवाइड कर देंगे, 24 से। 24 हावर के रेस्पेक्ट में तो ना डे के लिए, तो 24 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डेली एवरेज लोड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेली एवरेज लोड की वैल्यू कैसे निकलेगी, किलोवाट हावर सप्लाइड इन अ डे, कितनी हावर वोल्टेज सप्लाइड की गई है एक दिन के अंदर, और रेस्पेक्ट में किसके, 24 हावर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, ठीक है। अगर हम मंथ की बात करेंगे तो 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। अगर हम एनुअल की बात करेंगे तो 24, 30 मल्टीप्लीकेशन 12 ये आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से अपन निकाल सकते हैं। अगर हम डे की बात करें तो 24 से डिवाइड करेंगे। अगर हम किलोवाट सप्लाइड इन अ डे, ठीक है। अगर हम बात करें मंथली की तो किलोवाट सप्लाइड इन अ मंथ यहाँ आता, जो हमारा मंथली बिल आता है, तो किलोवाट हावर सप्लाइड इन अ मंथ अपॉन 24 इंटू 30, ठीक है। अगर हमारे पास आता है ईयर की बात करें, यहाँ ईयरली होता, तो किलोवाट हावर सप्लाइड इन ईयरली इन अपॉन 24 मल्टीप्लिकेशन 30 इंटू 12 आवर। इनका सबको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड करके यहाँ पे ईयरली लोड आ जाएगा कि हमारे एक साल में कितना लोड हमारे पास आया है, ठीक है, हमने यूज किया। अब चीज देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है, होता है, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर इज डिफाइन एज रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। जो जितने भी हमारे पास, जैसे ये स्टेशन है, स्टेशन नंबर 1, स्टेशन नंबर 2, स्टेशन नंबर 3, इसकी मैक्सिमम डिमांड है, जैसे 5 है, इसकी 7 है, इसकी 12 है, ठीक है। तो सारी जो मैक्सिमम डिमांड है उनको एक साथ में जोड़ देंगे, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन स्टेशन का मैक्सिमम डिमांड, कि ये पूरे स्टेशन जो कंपेरिजन, उनके कंपेरिजन में कौन सा जो स्टेशन है उसके मैक्सिमम है, जैसे कि यहाँ पे 12 है, तो उसके रेशियो क्या निकल जाएगा हमारे पास, डाइवर्सिटी फैक्टर। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मैक्सिमम डिमांड के, ठीक है, इससे पता लग रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास लोड फैक्टर। लोड फैक्टर कैसे निकालते हैं, एवरेज पावर, ठीक है, एवरेज पावर अपॉन मैक्सिमम पावर, ठीक है, इनके रेशियो से क्या निकालते हैं हम, लोड फैक्टर। और एवरेज पावर को और कैसे निकालते हैं अपन, दूसरा देख सकते हो, तो एरिया होता है ना डेली का, वो एरिया को ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे अपन पास, 24 आवर, जो भी अपने पास टाइमिंग होगा ना उस टाइम से, तो हमारे पास एवरेज पावर आ जाएगी, ठीक है। एवरेज पावर अपन मैक्सिमम पावर के रेशियो को बोलते हैं लोड फैक्टर, और लोड फैक्टर भी ऑल्सो भी क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैक्सिमम पावर के, ठीक है, दो चीज़ हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे हम देयरफॉर, तो बोथ लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम डिमांड। दोनों लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मैक्सिमम डिमांड के। इफ द लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर आर हाई, अगर दोनों के लोड फैक्टर और डी एफ एन एल एफ की वैल्यू अगर ज़्यादा है, मैक्सिमम डिमांड बिल भी कैसे होगा, लेस। अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा कब हो सकती है, इनकी वैल्यू ज़्यादा जब हो सकती है जब मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू कम होगी तभी तो इनके रेशियो से वैल्यू क्या होगी, जो लोड फैक्टर की वैल्यू और डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू क्या और रेशियो क्या आएगी, ग्रेटर देन बनाएगा, ठीक है। तो इससे चीज़ से ये पता लगा कि इफ लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर आर हाई तो मैक्सिमम डिमांड विल बी द लेस, तो मैक्सिमम डिमांड क्या होगी, कम होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इफ विल रिड्यूस द मशीन रेटिंग, अगर हमारे पास अगर मैक्सिमम डिमांड कम होगी, ठीक है, तो इससे ये होता है कि अगर जो हमारे मैक्सिमम की डिमांड कम होगी तो हमारे जो मशीन जो बनाएंगे वो कम क्या बोलते हैं, उनकी रेटिंग क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो वो एक स्मॉल साइज की मशीन्स बना सकते हैं पावर को मोर पावर जनरेट मतलब सप्लाई करने के लिए या जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास मैक्सिमम डिमांड क्या होगी, कम विल बी लेस, इट विल रिड्यूस द मशीन रेटिंग, तो ये इसकी वजह से, जब मैक्सिमम डिमांड कम है तो उसकी वजह से क्या है, मशीन की रेटिंग कम होगी, और जो लोअर कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन, और जो पावर जनरेट करने के लिए कॉस्ट है ना वो भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब हमारे पास देख लिया कि एक होता है कि हमारे पास डाइवर्सिटी फैक्टर, लोड फैक्टर, ये सब चीज़ें देख लिया, डिमांड फैक्टर। अब एक होता है कोइंसिडेंस फैक्टर। तो कोइंसिडेंस फैक्टर को हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर को अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शन और इन्वर्स डाइवर्सिटी फैक्टर को ऐसे लिख देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, कोइंसिडेंस फैक्टर, ओके। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट कैपेसिटी फैक्टर एंड प्लांट फैक्टर, कि कैपेसिटी फैक्टर प्लांट फैक्टर क्या होता है और इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस अपॉन मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग गिवन पीरियड। कोई भी पीरियड दे रखा है, जैसे 12 आवर दे रखा है, 15 आवर, कुछ भी, उस ड्यूरेशन में कितनी एनर्जी जनरेट हुई है ना। तो एनर्जी एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस इन अ पीरियड ऑफ टाइम, जो भी पीरियड गिवन पीरियड है ना उसमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है और उस पूरे पीरियड में कौन सी एनर्जी थी जो मैक्सिमम गई थी, ठीक है। तो इसके रेशियो को क्या इसके रेशियो से क्या निकाल सकते हैं हम, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है।
अब हमारे पास जो एनर्जी होती है, एनर्जी क्या होती है, पी इंटू टाइम, यही होती है ना। तो एक्चुअल एनर्जी क्या बताती है, जो एवरेज लोड को, एवरेज डिमांड कितनी है हमारे पास, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पी क्या है, एवरेज डिमांड, मतलब ये एवरेज डिमांड है मतलब पी, और इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी टाइम आएगा, ठीक है। उसी ड्यूरेशन में होगा मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी की कितनी मैक्सिमम पॉसिबल थी, ठीक है। एवरेज डिमांड अपॉन, इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट प्रोड्यूस, इसको बोलेंगे प्लांट की कैपेसिटी कितनी थी, मैक्सिमम कितना प्लांट की कैपेसिटी पहुंची है, तो प्लांट कैपेसिटी अपॉन मल्टीप्लिकेशन टाइम, ठीक है, दोनों। तो एवरेज डिमांड इनटू टाइम, प्लांट कैपेसिटी इनटू टाइम, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास प्लांट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला बचा वो हमारे पास एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो तुम्हें डायरेक्ट याद भी रखना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो वहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि हमारे पास अगर फॉर्मूला, अगर तुम्हारे वैल्यू दे रखी है और तुम्हें फॉर्मूलाज ही नहीं पता, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। और 99% तो ये होता है, 90% केस में, कि जो आरआरबी एसएससी एग्जाम्स होती है ना, उनमें डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछता है कि प्लांट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो तुम्हें अगर डायरेक्ट पता है कि एवरेज डिमांड अपॉन कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी, ठीक है, अगर वो ये अगर इनकी फॉर्म में दे तो ऐसे, अगर वो दूसरा ऐसे फॉर्म में एनर्जी की फॉर्म में देगा तो वो ऐसे देगा कि एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए पीरियड ऑफ टाइम अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कैन प्रोड्यूस, कि कितनी एनर्जी मैक्सिमम पॉसिबल प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। इसके रेशियो को बोलेंगे। और क्या क्या चीज़ इस तरीके से लिख सकते हैं, एवरेज डिमांड क्या होता है, लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। अगर हमारे एवरेज डिमांड की वैल्यू लिखनी है, तो अगर मैक्सिमम डिमांड को इधर लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लोड लोड फैक्टर फैक्टर मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो एवरेज डिमांड की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, मैक्सिमम डिमांड इंटू लोड फैक्टर, ठीक है। तो इसकी जगह ये पुट कर दिया अपॉन रेटेड प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला लिख सकते हैं हमारे पास। ये फर्स्ट फॉर्मूला था हमारे पास ये वाला, एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस इन अ पीरियड ऑफ टाइम अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कैन प्रोड्यूस, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड हमारे पास ये एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास एवरेज डिमांड की वैल्यू पुट कर देंगे, मैक्सिमम डिमांड इंटू लोड फैक्टर अपॉन प्लांट कैपेसिटी, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूटिलाइजेशन फैक्टर, कि यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। यूटिलाइजेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू रेटेड कैपेसिटी ऑफ द पावर प्लांट, ठीक है। तो इसका क्या होता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर मैक्सिमम डिमांड अपॉन रेटेड प्लांट कैपेसिटी, ठीक है, रेटेड प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। इसके रेशियो को क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये तो यूटिलाइजेशन फैक्टर है। और हमारे उससे पहले हमने देखा था प्लांट फैक्टर होता है यहाँ पे मैक्सिमम की जगह होता है एवरेज डिमांड अपन प्लांट कैपेसिटी है, तो हमारे पास यूटिलाइजेशन मतलब क्या बोलते हैं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आ गया। और यूटिलाइजेशन फैक्टर की बात करें तो जो एवरेज लोड था उसकी जगह आ गया मैक्सिमम डिमांड अपॉन रेटेड प्लांट कैपेसिटी के रेशियो को बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। और इस चीज़ से यूटिलाइजेशन फैक्टर से हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का इंपॉर्टेंस है कि यूटिलाइजेशन फैक्टर हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑल्सो मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन, कि पावर स्टेशन पे कितनी मैक्सिमम डिमांड है अपॉन रेटेड कैपेसिटी ऑफ द पावर स्टेशन की रेटेड कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। अब क्या है, फॉर लो यूटिलाइजेशन फैक्टर, अगर यूटिलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू लो है, और लो कब हो सकती है, जब हमारे पास रेटेड प्लांट कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा होगी और मैक्सिमम डिमांड कम है, तो इस यूटिलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन क्या होगी, लो होगी। तो इसकी वजह से ये यूटिलाइजेशन फैक्टर लो है, उसकी वजह से मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। दैट मीन प्लांट इज यूज फॉर स्टैंड बाय पर्पज। स्टैंड बाय पर्पज क्या होता है कि कोई इमरजेंसी केस में हमें, मतलब जैसे कि हाइड्रो ये प्लांट वगैरह होते हैं ना, ये बंद हो गए, ठीक है। उस टाइम पे हम डीजल पावर प्लांट को यूज़ कर रहे हैं ना, वो स्मॉल क्या बोलते हैं, स्मॉल पावर को ही जनरेट करते हैं। तो वो प्लांट कौन से होते हैं, स्टैंड बाय प्लांट। ये है होता है हमारे पास कि उस टाइम स्टैंड बाय प्लांट होते हैं ना, उनकी यूटिलाइज फैक्टर कम होनी चाहिए। और यूटिलाइज फैक्टर अगर कम होगा तो मतलब ये कि जो प्लांट की कैपेसिटी होगी ना, जो डीजल वगैरह की, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कम होगी, ठीक है। ये इसका रीजन होता है। नेक्स्ट कुछ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यूटिलाइजेशन फैक्टर हमेशा ये इंपॉर्टेंस है कि ये क्या होनी चाहिए, लेस ही होनी चाहिए। अगर यूटिलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो गई तो मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा होगी, मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा होगी तो मतलब पावर, मतलब जो डीजल वगैरह है उनको प्लांट है ना बड़ा बनाना पड़ेगा, तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। तो हमारी मेन प्रेफरेंस होता है कि स्टैंड बाय प्लांट होते हैं। स्टैंड बाय प्लांट हमेशा सिर्फ इमरजेंसी केस में ही यूज़ होते हैं, जब हमारे पास फ्लैक्चुएशन होता है या पीक डिमांड होती है ना, उस केस में ही वो ऑन होता है। बेस लोड में ये ऑन नहीं होता है, इसलिए इसकी मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, कम होनी चाहिए, क्योंकि हमें पास मिनिमम पावर को ही हमें जनरेट करना पड़े, ठीक है।
अब नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट यूज फैक्टर। कि प्लांट यूज फैक्टर क्या होता है? प्लांट यूज फैक्टर होता है कि टोटल किलोवाट जनरेट, कितनी एनर्जी टोटल जनरेट की गई है अपॉन प्लांट रेटेड प्लांट कैपेसिटी मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग हावर। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज तुम डायरेक्ट साथ साथ में याद रखना कि क्वेश्चन जब करेंगे ना तब हमारे पास इनका इंपॉर्टेंस भी पता लग जाएगी कि हमें अभी तक फॉर्मूला फॉर्मूला क्यों बोल रहे थे, कि भाई ये फॉर्मूलाज की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रटने ही पड़ेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक वाले के ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूलाज में ही है। ठीक है, प्लांट यूज फैक्टर इक्वल टू टोटल किलोवाट जनरेटेड, कितनी किलोवाट जनरेट की है वो सबको ऐड कर लेंगे अपॉन रेटेड, हमारे प्लांट की कितनी रेटेड कैपेसिटी है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि हमारा प्लांट कितने घंटे चला। ठीक है, इसको अगर ऐसे निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकालेंगे, निकाल सकते हैं कि प्लांट यूज फैक्टर, कि प्लांट का यूजफुल फैक्टर है ना वो हम निकाल सकते हैं इस वाले से। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पिनिंग रिजर्व। ठीक है, ये क्या होता है? स्पिनिंग रिजर्व टू एक्स्ट्रा जनरेटिंग कैपेसिटी दैट इज ऑनलाइन। मतलब हमारे पास हमने ना जब जनरेशन कर रहे थे तो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी हमने जनरेट कर दी। ठीक है, अब वो हमारी ग्रिड से तो कनेक्टेड है बट हमने उसको सप्लाई नहीं किया है, बट वो एडिशनल पावर है हमारे पास। ठीक है, तो वो हमारे पास तीन कंडीशन में हो सकती है। एक तो मतलब दो कंडीशन में, एक तो होती है हॉट रिजर्व होती है और एक होती है कोल्ड रिजर्व। हॉट रिजर्व तो ये है कि जो हमारी पावर है जनरेट की है ना वो रेडी है सप्लाई करने के लिए, अगर डिमांड बढ़ी तो तुरंत हम उसको सप्लाई कर देंगे। ठीक है, और कोल्ड रिजर्व ये होता है कि जो हमने बैकअप में रख रखी है, मतलब वो ठंडी पड़ी हुई है, मतलब हमारे पास अगर पीक लोड की डिमांड है तो पहले तो उसको हॉट रिजर्व उसको फुलफिल कर देगा। अब उससे ज़्यादा डिमांड आ रही है तो हम क्या क्या करेंगे, हमारे कोल्ड रिजर्व है ना इसको इनिशिएट करके हम वहाँ से सप्लाई भेजेंगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे इसका टॉपिक को, स्पिनिंग रिजर्व टू एक्स्ट्रा जनरेटिंग कैपेसिटी, एक्स्ट्रा जनरेटिंग कैपेसिटी को रिजर्व करना दैट इज ऑनलाइन सिंक्रोनाइज टू ग्रिड। ये हमारे ऑनलाइन होती है और सिंक्रोनाइज होती है किससे, ग्रिड से। एंड रेडी टू सप्लाई एडिशनल पावर इमीडिएटली, अगर इमीडिएटली हमारे पास सप्लाई बढ़ी तो उसको फुलफिल कर देगा कौन, स्पिनिंग रिजर्व। ओके, अब इसका पर्पज क्या है? टू रेस्पॉन्ड इंस्टेंटली टू सडन लोड इंक्रीज, अगर सडन लोड इंक्रीज हुआ है तो उसको फुलफिल करने का काम करता है कौन, स्पिनिंग रिजर्व। ओके, अब स्पिनिंग रिजर्व कौन सा है, कोल्ड रिजर्व है और हॉट रिजर्व है। ठीक है, ये फॉर्म रिजर्व। तो कोल्ड रिजर्व को देखते हैं कि जनरेटिंग कैपेसिटी दैट इज कम्प्लीटली ऑफलाइन, ये पूरी तरीका से ऑफलाइन होती है मतलब बंद होती है, रिक्वायर लॉन्ग टाइम, और इसको काफ़ी टाइम लगता है टू स्टार्ट अप एंड सिंक्रोनाइज विद ग्रिड, इसको स्टार्ट करने में और सिंक्रोनाइज करने के लिए ग्रिड के साथ में इसको टाइम लगता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, टू प्रोवाइड पावर ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग आउटरेज, मतलब ये कि बहुत लंबे टाइम के लिए हमें अगर हमारे पावर को जनरेट करके हमें स्टोर एक साथ में रखना है। ठीक है, तो उसके लिए तो ये तो है नहीं है कि हमारी सारी पावर हमने जनरेट कर लिया अब उसको एक्टिव करके रख दो, अब भाई तुम जरूरत अब डेली तो नहीं होगी बट एक लंबे टाइम के बाद हमारी एनर्जी की जनरेट मतलब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उस टाइम पे हम उसको भेज सके। ठीक है, और सेकंड और केस होता है कि जब अगर हमें कोई केस हो गया जैसे कि हमारे पूरे जो सिस्टम है ना उसको मेंटेनेंस पे डालना है। ठीक है, या मीट सीजनल डिमांड सर्च, कि अचानक से हमारे पास सीजनल में जैसे कि भाई ये कि सर्दियों में लाइट की ज़रूरत ज़्यादा हो रही है कि वो हीटर वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस टाइम की जो डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोल्ड रिजर्व का को उसको चालू कर देंगे जिससे कि वो सप्लाई प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम फर्म रिजर्व। ये क्या, इट इज सर्व इट इज रिजर्व कैपेसिटी विच इज मस्ट बी अवेलेबल एवर अंडर द इमरजेंसी सिचुएशन। ये फर्म रिजर्व वो होता है कि भाई इमरजेंसी सिचुएशन में अगर एक सेकंड में अगर पावर चाहिए ना, डिमांड लोड बढ़ा तो ये तुरंत सप्लाई को प्रोवाइड करा देगा, वो है हमारे पास फर्म रिजर्व। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन, बेस लोड क्या है एंड पीक लोड। ठीक है, ऑन पावर स्टेशन पे। अब जैसे कि ये हमारे ग्राफ है, इससे हम देखेंगे ये हमारे पास ग्राफ को बोलेंगे लोड कर्व, क्या बोलेंगे, लोड कर्व, कि लोड का वेरिएशन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखा कि एक लोड, जब इसमें एक चीज़ देखी कि ये लोड है ना 20, अब ये मेगा हो सकता है या किलो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टाइम होगा हर में। ठीक है, अब ये जो लोड है 20, ये मिनिमम में यहाँ पे भी था, जो पीक में जा रहा है उसमें भी तो 20 होगा ना, तो उसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो एक एवरेज लोड आ रहा है जो हर केस में आ रहा है मिनिमम से मैक्सिमम केस में, तो वो होता है हमारे पास बेस लोड। ठीक है, अब कुछ लोड ऐसा है जो कुछ कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग पे या पीरियड, टाइमिंग और पीरियड पे ही आ रहा है, उसको बोलते हैं हम पीक लोड। ठीक है, जो पीक लोड की डिमांड है ना वो हम फुलफिल करते हैं, वह है ये हमारे पास पंप स्टोरेज, डीजल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट के। ठीक है, अब इनके डिफरेंस देखते हैं। द चेंजिंग लोड ऑन पावर स्टेशन मेक इट लोड कर्व ऑफ वेरिएबल नेचर का, वेरिएबल नेचर का लोड कर्व शो करता है कि जैसे कि हमारे 4 से 8 बजे पे पीक लोड बढ़ा, फिर 8 से 12 पे घट गया, फिर 12 से 2 फिर बढ़ रहा था, फिर यहाँ पे जाके पीक हो गया, फिर डाउन हो गया, 20 ऐसे वाला है। ठीक है, हमारे पास दो तरह के लोड होते हैं, एक तो बेस लोड होता है, एक पीक लोड होता है। अब बेस लोड क्या होता है, द
अनबेरिंग लोड विच अकर ऑलमोस्ट द होल डे ऑन द स्टेशन इज नॉन अ बेस लोड। ऐसा लोड जो हमारे स्टेशन पे 24 आवर होता है, कोई भी वेरी नहीं होता, उस लोड को बोलते हैं हम बेस लोड। ओके, अब नेक्स्ट चीज है, इट इज क्लियर दैट 20 मेगावाट ऑफ लोड हैज सप्लाई बाय स्टेशन एट ऑल द टाइम ऑफ द डे एंड नाइट में सप्लाइड किया गया 20 मेगावाट को, तो इस 24 आवर में, तो इस लोड को क्या बोलेंगे, बेस लोड। ओके, अब बात कर रहे हैं हम पीक लोड की। द वेरियस पीक डिमांड ऑफ लोड ओवर एंड अबव द बेस लोड। बेस लोड के अबव में जो डिमांड जा रही है ना, उसको बोलते हैं हम पीक लोड। ठीक है, अब हम पीक लोड को मीटिंग कहाँ से और कौन सी चीज़ें फिजिबल होगी या कौन इकोनॉमिकल है हमारे पास, तो वो चीज़ यहाँ देखेंगे। मीटिंग और मेथड ऑफ मीटिंग द लोड को मिलाना या एक उनकी सप्लाई को प्रोवाइड करवाना कैसे थी। द टोटल लोड ऑन पावर स्टेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट में, दो पार्ट में होते हैं, एक तो बेस लोड होते हैं, एक पीक लोड होते हैं। ठीक है, अब पॉइंट है, in order to achieve overall economy best method to meet the load is to interconnect two different power stations। कि हमारे पास इकोनॉमिकली हमारा लोड मतलब डिमांड फुलफिल हो जाए, तो हमारे पास क्या है कि दो अलग अलग प्लांट्स को एक साथ में इंटरकनेक्ट कर देंगे, और जिससे हमारे पास जो ओवरऑल इकोनॉमी होगी ना, वो क्या होगी, सब मतलब मिनिमम होगी, जिससे कि हम रीजनेबल इकोनॉमिकल में हम पावर को जनरेट या सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, मोर इफिशियंट प्लांट इज यूज टू सप्लाई द बेस लोड। जो सबसे ज़्यादा इफिशियंट होगा ना, मतलब जिस प्लांट की सबसे ज़्यादा लो प्राइस पे पावर जनरेट हो रही है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, तो वो इफिशियंट प्लांट है। ठीक है, उसमें एनर्जी भी काफ़ी अच्छी जनरेट हो रही है, और उसकी कॉस्ट भी ओवरऑल रनिंग कॉस्ट कम है। हाइड्रो है, उसकी ओवरऑल रनिंग कॉस्ट कम है। न्यूक्लियर है, उसकी ओवरऑल रनिंग कॉस्ट कम है। तो ऐसे वाले प्लांट को हम बेस लोड के लिए यूज़ करेंगे, मतलब वो 24 आवर चल भी रहे हैं ना, तब भी हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं पड़ रही है, मतलब इकोनॉमिकल में हम काम कर पा रहे हैं, तो उनको बोलते हैं बेस लोड। ठीक है, बेस लोड पावर स्टेशन। द लेस इफिशियंट, जैसे कि हमारे पास लेस इफिशियंट उनको बोलेंगे जो कि अगर 2 घंटे भी चला दी तो भाई बिजली तो बहुत, मतलब उसका बिल ही बहुत फट गया। ठीक है, बिल काफ़ी आ गया। ठीक है, सिंपल, जैसे कि डीजल पावर प्लांट है, तो डीजल पावर प्लांट की रनिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है, तो रनिंग कॉस्ट हाई है, तो अगर उसको लिमिटेड टाइम पे ही चलाएंगे तो ही हमारा जो एक मतलब बिल होगा ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो रीजनेबल आएगा। अदरवाइज अगर उसको हम डीजल पावर प्लांट से ही हम सप्लाई करेंगे, तो हमारे पास भी तो हम अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, तो हम सप्लायर है, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, लोड जो हमने डीजल वगैरह लिया उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, उसकी रनिंग कॉस्ट जब ज़्यादा है, तो हम भी तो आगे जो बिल हो जाएगा उसकी भी तो, जो कॉस्ट जो जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, उसकी भी तो बिल ज़्यादा होगा ना। तो इसलिए ये कि ऐसा प्लांट जिनकी कॉस्ट ज़्यादा है उनको सिर्फ पीक लोड पे ही फुलफिल करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल केस में उसको यूज़ नहीं करेंगे, उसको बोलते लेस एफिशिएंट। और जो रीजनेबल प्राइस होते हैं उनको मोर एफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, अब इस वाले के कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे। डिमांड फैक्टर ऑफ पावर प्लांट क्या होता है। ठीक है, डिमांड फैक्टर का होता है डिमांड फैक्टर डीएफ। डीएफ होता है हमारे पास मैक्सिमम डिमांड ऑन कनेक्टेड लोड। ठीक है, तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें अलग अलग लोड कनेक्ट होते हैं, 5 मेगावाट, 5 मेगावाट, 7 मेगावाट, 8 मेगावाट, ऐसे है। ठीक है, तो ये कनेक्टेड लोड में तो सारे लोड है ना, उनको एक साथ कनेक्ट कर लिया, जैसे 5 5 कितना हो गया अपने पास 10, और ये हो गया 15, 15 और 10 कितना हो गया 25, और मैक्सिमम कितना गया हमारे पास 8, तो इक्वल ऊपर लिख दिया 8 और नीचे 25। इनके रेशो से हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना, वो हमारे पास डी एफ फैक्टर आएगी। और डी एफ फैक्टर एक बार ये चीज़ फिक्स है कि जो हमारे पास टोटल कनेक्टेड लोड होता है ना, उसमें तो मैक्सिमम डिमांड भी होती है, सब चीज़ ऐड करके ही तो निकालते हैं, तो कनेक्टेड लोड की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है किससे, मैक्सिमम डिमांड से। इसकी वजह से हमारा डी एफ फैक्टर हमेशा, डी एफ फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो आंसर क्या है, सी। और ये देख सकते हो आप कि कितने सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी, और ये क्वेश्चन भी यही पूछा है, सिंपल फॉर्मूला ही पूछा है ना, डिमांड फैक्टर मैक्सिमम डिमांड अपॉन टोटल कनेक्टेड लोड, डिमांड फैक्टर इज लेस देन 1 बिकॉज एट पावर स्टेशन मैक्सिमम डिमांड इज ऑलवेज लेस देन कनेक्टेड लोड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज डिमांड एंड मैक्सिमम डिमांड फ्रॉम लोड कर्व कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोड के लिए है कनेक्टेड टू यूटिलाइज। हमारे पास है एवरेज डिमांड कितनी दे रखी है यहाँ पे, एवरेज डिमांड एंड मैक्सिमम डिमांड दोनों की वैल्यू दे रखी है। एवरेज डिमांड दे रखी है हमारे पास, एवरेज डिमांड 30। ठीक है, मैक्सिमम दे रखी है हमारे पास 60। लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है लोड फैक्टर एवरेज अपॉन मैक्सिमम। ठीक है, एवरेज की वैल्यू थी 30 और लोड मैक्सिमम की थी 60, ये कट गया तो ये 1.2 0.5 हमारे पास लोड फैक्टर आया, तो आंसर क्या आएगा, बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है डेली लोड
पैटर्न, डेली लोड पैटर्न कितना देखा है, P1 हमारे पास लोड जो देखा है लोड 1, तो लोड 1 हमारे पास देखा है P1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4000, ठीक है। लोड 1, तो लोड 1 की वैल्यू हमारे पास 4000, ये हमारे पास P1, ठीक है। एंड टाइमिंग दे रखा है इसका कॉस्ट पावर फैक्टर कितना दे रखा है cos 5 कितना दे रखा है 0.8, एंड इसकी टाइमिंग दे रखी है T1 कितना दे रखा है 10 आवर, ठीक है। सेकंड हमारे पास लोड 2 है हमारे पास 1000 किलोवाट, एंड पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर और टाइमिंग T2 कितना है हमारे पास 16 आवर, ठीक है। 16 आवर में टाइमिंग दे रखी है। अब हमारे पास पूछा क्या है इसने, डेली लोड फैक्टर पूछा है। तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, जो भी लोड की डिमांड होती है ना मैक्सिमम। तो इनमें से 4000 और 1000 में से सबसे मैक्सिमम डिमांड कौन सी, दोनों में से कंपेयर में 4000, ठीक है। तो मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू तो फिक्स हो गई 4000 किलोवाट, ठीक है। अब बात करें एवरेज लोड, एवरेज लोड को हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे एवरेज लोड को निकालेंगे हम, एवरेज लोड इक्वल टू, इसको एक बार हटाते हैं, ठीक है। अब एवरेज को लोड को निकालेंगे हम यहाँ पे कि जैसे कि E1 और E2 अपॉन जो भी 24 आवर में कितनी आई है। E1 कैसे निकाल सकते हैं, P1 इंटू टी और P2 इंटू टी, क्योंकि पावर एनर्जी तो ऐसी होती है निकलती है ना, पावर को मल्टीप्लाई कर दे टाइम से तो हमारे पास एनर्जी हो जाती है 24 आवर। तो पावर कितनी है 4000, और 4000 को मल्टीप्लाई कर रहे कितने से 10 से, प्लस 1000 को मल्टीप्लाई कर रहे 16 से, तो हमारे पास ये 24 आवर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 5600, ये हैगा हमारे पास 10, तो ये क्या बोलते हैं ये 40, तो 56,000, ठीक है। 56,000 अपॉन 24 आवर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एवरेज लोड। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 1230, और ये किलोवाट में ही है, तो किलोवाट में ऊपर वाले भी किलोवाट में, नीचे और नीचे डिवाइड कर देंगे 24 आवर से, तो किलोवाट से किलोवाट गया 30 से 30 डिवाइड हो गई। अब इसको और सॉल्व करके देख लेते हैं, 4 से ये कितनी बार कट रहा है 1, एंड ये हो रहा है 14 बार, 14/24 आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई मतलब इसको मतलब सॉल्व करेंगे तो 7/12। अब इससे ये सॉल्व होगा पॉइंट में, तो कितना होगा 12×5 ठीक है। तो 0.5 के तो आंसर आएगा डी इसका, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे देख ली P1 ये रहा 4000 किलोवाट, ये कॉस्ट पावर में ये पावर फैक्टर है, ये टाइमिंग है, ठीक है। P2 ये है लोड। और एवरेज लोड निकालना है तो E1 E2 और जो हमारे पास ये फॉर्मूला के थ्रू 24 आवर के डेली लोड के लिए ये हमारे पास एवरेज आ गया। अब लोड फैक्टर है तो एवरेज अपन मैक्सिमम, तो एवरेज हमारे पास ये था, मैक्सिमम पुट कर दिया, तो यहाँ से आ गया लोड फैक्टर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 4th, एनर्जी प्रोड्यूस इन पावर स्टेशन इज 1440 मेगा वाट आवर पर डे में, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम डिमांड ऑफ स्टेशन इस लोड फैक्टर में, मैक्सिमम मतलब क्या बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड कितनी होगी। तो लोड फैक्टर की फॉर्मूला होता है हमारे पास, लोड फैक्टर होता है हमारे पास एवरेज, जो भी एवरेज लोड अपॉन क्या बोलते हैं एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। एवरेज लोड को कैसे निकालते हैं अपन, एवरेज लोड होता है हमारे पास जो भी एनर्जी होगी ना, एनर्जी को डिवाइड करते हैं 24 आवर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज लोड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑलरेडी एनर्जी दे रखी है बट हमें एवरेज लोड नहीं रखा है, तो एनर्जी जो होगी ना उसको पुट कर देंगे ऊपर 1140 को 10 पावर 6 मेगावाट में है ना इसलिए, और ये वाली वैल्यू से हमारे पास आ गई एवरेज लोड। एवरेज लोड को पुट कर दो, और यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड कितनी है, मैक्सिमम डिमांड तो निकालनी है ना उनको, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास आ गया एवरेज लोड, ठीक है। एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड को निकालना है, और ये हमारे पास लोड फैक्टर दे रखा है 0.5, ठीक है। अब इसको इधर भेज देंगे, इसकी जगह ये आ जाएगा, तो हमारे पास क्या मैक्सिमम डिमांड निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 1440 इंटू 10 पावर 6 अपॉन 24 आवर इंटू 0.5 इधर ले लिया, और यहाँ पे आ गया मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा हमारे पास 0, ये एक पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0 चल जाएगा, एंड इससे करेंगे तो ये 12 से कितने बार कटेगा, ये 12 बार 0 एंड 12 से ये 2 बार हो गया, ठीक है। ये हो गया 12 से 600 अपॉन 5 इंटू 10 पावर 6, ये कितने बार का 120 मेगा वाट, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 120, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी कितनी ही देखिए 1440 मेगावाट आवर, एवरेज पावर निकालनी है 1440 इंटू 10 पावर 6, ये हमारा फॉर्मूला भी दे रखे है, ठीक है। तो फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है,
तो यहाँ से हमारे पास एवरेज पावर आ गई, एवरेज पावर और मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज पावर है, मैक्सिमम डिमांड पूछिए, लोड फैक्टर दे रखा है, तो लोड फैक्टर को इधर भेज देंगे, मैक्सिमम डिमांड को इधर भेज देंगे, जिससे कि हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इन हाउस 12 लाइट, कितनी लाइट है, 12 लाइट है, और कितने की एक लाइट, कितने की है, 12 लाइट, एक लाइट है 60 वाट की, ठीक है। तो 12 लाइट का वॉट पावर कितना होगा, 12 पावर कितना होगा 12 वाट का, 12 लाइट और एक लाइट कितने की, 60 की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो आएगा, 6 6 0 12 और 720, ठीक है, 720 वाट, ठीक है। अब बात करें, ईच आर यूज 4 आवर पर डे, और सब कितने, एक दिन में कितने घंटे यूज हो रही है, 4 घंटे, तो 720 ये हो गया पूरा, और इसको मल्टीप्लाई कर दे 4 से, तो ये हो गया हमारे पास एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम पर डे, तो एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है पर डे में, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देख लो, 0 8 28, अगर इसको किलो वाट, ये वाट में है, किलो वाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 2.88 किलो वाट, ठीक है। 2.88 आंसर क्या है, आंसर ए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इन ए इंटरकनेक्टेड ग्रिड, इंटरकनेक्टेड ग्रिड क्या होती है कि पावर स्टेशन होते हैं ना, अलग अलग पावर स्टेशन एक साथ में कनेक्टेड होते हैं, और वहां से फिर वो सप्लाई कर रहे हैं लोड को, ठीक है। इन ए इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम द मोर एफिशिएंट प्लांट आर यूज एज, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट प्लांट कौन सा यूज होता है, बेस लोड, पीक लोड, वो बेस एंड पीक, तो हमारे पास बेस लोड होता है ना, वो एफिशिएंटली यूज होता है, क्योंकि दो प्लांट है, जैसे एक थर्मल प्लांट है और एक डीजल है, और दोनों इंटरकनेक्टेड है। अब दोनों इंटरकनेक्टेड है और हमको लोड को सप्लाई करना है, तो वो बेस लोड को कौन सप्लाई करेगा, थर्मल करेगा। जब पीक की डिमांड आएगी ना, तो हमारे पास डीजल प्लांट एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बेस लोड को। इन ए इंटरकनेक्टिंग ग्रिड सिस्टम मोर एफिशिएंट प्लांट आर यूज एज बेस लोड, जो एफिशिएंट, जो ज़्यादा एफिशिएंट प्लांट होगा ना, वो ऐसे कैसे यूज होगा, बेस लोड की तरह, और जो कम एफिशिएंट होगा वो यूज होगा एज ए पीक। नेक्स्ट है हमारे पास, ना अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि पावर जनरेशन कॉस्ट रिड्यूस, पावर की जनरेशन जो हो रही है उसकी कॉस्ट रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लोड फैक्टर है, लोड फैक्टर है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। और हमारे पास डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, डीएफ, वो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। अब एक चीज़ बताओ कि अगर हमारी मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो लोड फैक्टर कम होगा, बट हमें मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि लोड मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू कम होगी तो हमारे पास क्या होगा, जो अपन रेटिंग होगी ना, एपरेटस वगैरह जो भी इक्विपमेंट यूज होंगे उनकी वैल्यू, रेटिंग मतलब वो स्मॉल साइज़ के होंगे, तो ये कम होगी। अगर हमारा मैक्सिमम डिमांड कम है तो लोड फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, ज़्यादा। यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड वैल्यू कम है तो डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, ज़्यादा। लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, उस वाले केस में हम क्या करते हैं, हमारी जो पावर जनरेशन है ना, वो कॉस्ट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ऑप्शन क्या आएगा, बोथ डाइवर्सिटी फैक्टर एंड लोड फैक्टर इंक्रीज, ठीक है। प्लांट फैक्टर, प्लांट लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एवरेज पावर जनरेशन टू मैक्सिमम पावर, लोड फैक्टर तो ये एवरेज पावर अपन मैक्सिमम पावर, डाइवर्सिटी फैक्टर है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपन स्टेशन मैक्सिमम डिमांड, दोनों बोथ लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम डिमांड। इफ लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर आर हाई, अगर इनकी फैक्टर वैल्यू ज़्यादा है तो मैक्सिमम डिमांड विल लेस, इट विल रिड्यूस द मशीन रेटिंग एंड लोअर कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन इज पॉसिबल। ओके, लोड ड्यूरेशन कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन, लोड एंड टाइम के बीच में, तो आंसर ये आएगा। ठीक है, अब हमारे पास 9 नंबर का है, कनेक्टेड लोड, और 9 को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। द कनेक्टेड लोड ऑफ कंज्यूमर, कनेक्टेड लोड ऑफ कंज्यूमर की कनेक्टेड लोड कितना है, 2 किलोवाट, कनेक्टेड लोड है हमारे पास, कनेक्टेड लोड 2 किलोवाट, और मैक्सिमम डिमांड है हमारे पास 1.5 किलोवाट। डिमांड फैक्टर पूछा है, डिमांड फैक्टर, डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, ये फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू है 1.5 एंड कनेक्टेड लोड है 2, तो ये हट गया, तो ये कट जाएगा हमारे पास 3/4.75, इसका आंसर आएगा, तो ये आंसर ए। ओके, डिमांड फैक्टर मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75। ओके, अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, लोड फैक्टर फॉर लोड ड्यूरेशन कर्व सो गिवन बिलो, ठीक है। अब यहाँ पे अपना लोड फैक्टर निकालना है, ठीक है, लोड फैक्टर, तो लोड फैक्टर ये कितने 100% टाइम है, और यहाँ से अपन को निकालना है जैसे कि
40% किसके लिए है, 100 के लिए यूज़ हो रही है, और ये 40 से 70 मतलब 30% हमारा यूज़ हो रहा है कितना, 60 वाट मेगावाट के लिए, और 70 से ये 30% ये हो रहा है हमारे पास 40 के लिए। तो इसको पहले तो एवरेज लोड निकालना है, ठीक है। एवरेज लोड, एवरेज लोड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 100, 100 था ना मेगावाट, और मेगावाट सारे मेगावाट में तो वैसे मेगावाट में यूनिट रह जाएगी, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100% से, ठीक है, 40% से। देन 60 मेगावाट था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 30% से, क्योंकि वो 30% डिफरेंस दोनों में। देन 40% था, वो भी 30% अपॉन 100, ठीक है। इससे सॉल्व करने से हमारे पास क्या निकल, सारे परसेंटेज में तो ये 100 रख दो, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 0 4000, और ये 1800, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 एंड 30 कितना हो जाएगा, 12,000 1200, ठीक है, अपॉन 100। सबकी दो दो जीरो हट गई, मतलब इनको पूरा ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1800, कितना हो जाएगा कम अपने पास, 3000, 3000 चेरी 7000, ठीक है, 7000 अपॉन 100, 100 से ये तो कट गई, तो हमारे पास बन गया एवरेज 70 मेगावाट। हमारे पास क्या आ गया, 70 मेगावाट एवरेज लोड, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम डिमांड कितनी है, हमारे पास मैक्सिमम 100 है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज अपॉन मैक्सिमम, एवरेज कितना 70 और मैक्सिमम कितना 100, तो आंसर क्या आएगा 0.7, आंसर 0.7 आंसर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने 20 मेगावाट, ठीक है, तो सेम चीज़ अगर 10 पावर 6 और 10 पावर 3 यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आया 16.70, ठीक है, जो हमने वैल्यू यहाँ पे लिखी है ना, उसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16 पॉइंट, इसको सॉल्व करेंगे तो 735 अपॉन 2 इंटू 2190, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16.67, ठीक है, 16.7, ठीक है, आंसर आएगा सी इसका। ओके, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर स्टेशन हैज, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, पावर स्टेशन हैज मैक्सिमम डिमांड, पावर स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड दे रखी है हमारे पास 3000 किलोवाट, ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें, एंड लोड फैक्टर दे रखा है हमारे पास 50%, 50% को लिख सकते हैं अपन 0.5, एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दे रखा है पीएफ दे रखा है हमारे पास 40% है तो 0.4, ठीक है, ये हो गया। अब रिजर्व कैपेसिटी निकालनी है, तो रिजर्व कैपेसिटी को कैसे निकालेंगे वो एक बार तुम फॉर्मूला देख लेते हैं और सॉल्व करके वो आप नीचे भी देख लेंगे यहाँ पे। तो अब देख ले कि अब जैसे प्लांट कैपेसिटी लोड फैक्टर होता है, लोड फैक्टर होता है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, एवरेज लोड दे रखा है, मैक्सिमम डिमांड दे रखी है, यहाँ से लोड फैक्टर अपन निकाल सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 15,000 से किलोवाट, तो हमारे पास आ गया एवरेज लोड, ठीक है, एवरेज लोड हमारे पास कितना आया 7500 10 पावर 3, ठीक है, वाट, ठीक है, ये हमारे पास एवरेज लोड आ गया। अगर यहाँ पे इनको पॉइंट, अगर 3 पॉइंट यहाँ पे भी एक पॉइंट लगा देंगे 1000, तो 10 पावर 3 हो जाएगा। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 7.5 इंटू 10 पावर 6 लिख सकते हैं ना, पॉइंट हटाएंगे तो ये हो गया मेगावाट में, तो 7.5 मेगावाट आ गया। अब अपने पास एक क्या बोलते हैं एवरेज लोड अपने पास 7.5 मेगावाट आ गया। अब हमें पूछा है रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है, रिजर्व कैपेसिटी होती है हमारे पास मैक्सिमम में से जो प्लांट कैपेसिटी होती है ना, उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास रिजर्व कैपेसिटी आ जाती है। प्लांट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, प्लांट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है एवरेज अपॉन प्लांट कैपेसिटी, प्लांट ये प्लांट फैक्टर है, प्लांट फैक्टर पीएफ, प्लांट फैक्टर अब इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी इनटू प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। अब हमारे पास ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, तो इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो 7.5 मेगावाट्स को डिवाइड कर देंगे यहाँ से 0.4 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो अब आएगा प्लांट कैपेसिटी का, ठीक है। तो ये पॉइंट से पॉइंट गया तो 75/4 मेगावाट, ये आएगा हमारे पास 18.7, ठीक है, इसके आसपास अपने पास जो आंसर आएगा इसका ये है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये तो 18.7 ये हमारे पास मेगावाट में, ठीक है, मेगावाट के अंदर है, और हमको चाहिए यहाँ पे 75, ठीक है। ये तो दे रखा है पर मैक्सिमम में, ये हमारे पास प्लांट कैपेसिटी है और ये हमारे पास मैक्सिमम दे रखा है। प्लांट कैपेसिटी से मैक्सिमम को हटा देंगे, घटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
अगर इसको किलोवाट में लिखेंगे, इसको कन्वर्ट इसको मेगावाट में कन्वर्ट कर लो, या इसको किलोवाट में कर लो, दोनों में से एक कर लो, ठीक है। अगर इसको मेगावाट में करेंगे तो 3 जीरो उनको हटा के अपन मेगावाट लिख सकते हैं, तो 15 मेगावाट, और ये है 18.75 मेगावाट, ठीक है। 18.75 मेगावाट में से 15 मेगावाट को हटा देंगे, मेगावाट को, तो हमारे पास आएगा 3.75 मेगावाट, ठीक है। और इसको अगर हमको लिखना है किलो में, तो 3 से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.75 इंटू 1000, और ये हो जाएगा किलोवाट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, ये आंसर डायरेक्ट भी दे रखा है ना मेगावाट में, 3.75 मेगावाट आंसर है ये वाला। मैक्सिमम डिमांड ये हो गया 15 मेगावाट, एंड लोड फैक्टर 0.5, एंड प्लांट कैपेसिटी ये हो गया। एवरेज लोड निकालना है तो 0.5 एंड 15 मेगावाट से मल्टीप्लाई 7.5। प्लांट कैपेसिटी होती है एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, यहाँ से 7.5 अपॉन 0.4, 18.75 मेगावाट, प्लांट कैपेसिटी अपॉन मैक्सिमम प्लांट कैपेसिटी, सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 3.75 इसका आंसर आ गया, ओके। अब ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है यूजफुल फैक्टर का। ए लो वैल्यू ऑफ यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ प्लांट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है कि लो वैल्यू क्या है? ये हमारे बताता है कि स्टैंड बाय लॉसेस को, कि स्टैंड बाय पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, कि इसको ऐसा नहीं कि हमारे पास मैक्सिमम, मतलब जैसे हमारे पास डीजल प्लांट था, ठीक है, तो डीजल प्लांट की हमें चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू कम होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू कम होगी तो हमारे पास क्या है, प्लांट की जो साइज़ होगी मशीन वगैरह की वो छोटी होगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्लांट इज़ यूज फॉर स्टैंड बाय पर्पज़ ओनली, तो आंसर भी आएगा इसका। मैक्सिमम डिमांड अपॉन रेटेड कैपेसिटी इसकी फॉर्मूला है। यूजफुल फैक्टर और यूज फैक्टर इज रेशियो ऑफ द टाइम दैट पीस ऑफ इक्विपमेंट इज यूज टू द टाइम ऑफ दैट कुड बी यूज, मतलब कितने टाइम के लिए मैक्सिमम डिमांड थी और कितनी टाइम पे ये यूज किया गया है, ठीक है। अब हमारे पास और क्वेश्चन है 40 नंबर का। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुई है उसकी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जब हमारे पास लोड फैक्टर और कैपेसिटी डाइवर्सिटी फैक्टर है, उनकी वैल्यू को दोनों को इंक्रीज कर देंगे, तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर मस्ट बी लो, नो। लोड फैक्टर मस्ट बी लो एंड डाइवर्सिटी फैक्टर, नहीं। लोड फैक्टर मस्ट बी हाई एंड डाइवर्सिटी फैक्टर लो, नहीं। लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर मस्ट बी हाई, तो आंसर आएगा डी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। लोड फैक्टर फॉर डोमेस्टिक लोड में बी टेकन एज, लोड फैक्टर कैसा लेना चाहिए, मतलब डोमेस्टिक के लिए जो घरों में यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फैक्टर की एक चार्ट है, इसको तुम्हें याद होना चाहिए। टाइप ऑफ लोड, डोमेस्टिक के लिए डिमांड फैक्टर होता है 70 से 100 के बीच में। डाइवर्सिटी फैक्टर होता है डोमेस्टिक के लिए 1.2 से 1.3, एंड लोड फैक्टर होता है 10 to 15, ठीक है, ये याद होना चाहिए। अगर वहाँ कमर्शियल की बात करेगा तो कमर्शियल में डिमांड फैक्टर होता है 90 to 100, और डाइवर्सिटी फैक्टर होता है 1.1 to 1.2, लोड फैक्टर होता है 25 to 30। इंडस्ट्रियल की बात करें तो 70 to 80, और डाइवर्सिटी होता है 1.3 to 1.6, लोड फैक्टर होता है 60 to 65। एग्रीकल्चर, ऐसे ये चीज़ें है ना, तुम्हारी ये टेबल ये तुम्हें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन जैसे अब यहाँ पे तो सिर्फ पूछा था अभी हमारे पास डोमेस्टिक का, आगे कहीं कमर्शियल का पूछ सकते हैं, इंडस्ट्रियल का पूछ सकते हैं, कहीं किसी चीज़ और का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला चैप्टर इकोनॉमिक पावर, जनरेशन ऑफ पावर विथ लोड वेरिएबल के साथ में, ये वाला चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अगर इस वाले चैप्टर की आपको क्या बोलते, ये वाला चैप्टर आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इसकी चैप्टर की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाके आपको मतलब इसकी पीडीएफ मिल सकती है। अगर आप वीडियो में नीचे कमेंट करोगे कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम लिंक पे, ओके। थैंक यू।